नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है और जिसमें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं जियोग्राफी वाले में भी वर्ल्ड जियोग्राफी। और मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले बताया था कि वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आने वाले, केवल आपसे फैक्ट ज़्यादातर पूछा जाएगा। इस वजह से मैंने कहा था कि जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है और वर्ल्ड जियोग्राफी में 7 वीडियो में आपका लगभग 60 to 70% समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 60 से 70% जियोग्राफी आपके सिर्फ और सिर्फ 7 वीडियो में, केवल 7 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। तो जियोग्राफी में जैसे हम लोग कर रहे थे तो हमने अंटार्कटिका देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से देख लिया है, अफ्रीका को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज है वीडियो नंबर 4 और इसके बाद 3 वीडियो बचेंगे और वर्ल्ड जियोग्राफी लगभग समाप्त है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसा क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग खासकर अमेरिका के बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं और 2023 जो पिछला पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड जियोग्राफी से, अमेरिका से, ये खासकर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर आपको तकलीफ होती है पढ़ने में, समझ में नहीं आता, तो मैं कहूँगा कि ये 7 वीडियो आप एक बार जरूर पढ़ें शुरुआत से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अमेरिका देखेंगे आज, तो पहले तो ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि हम लोगों ने जो इसके नीचे वाला पार्ट है अंटार्कटिका, वो बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये वाला पार्ट, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, ये भी कवर हो गया है। और जो अफ्रीका वाला पार्ट है ये, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये अमेरिका वाला पार्ट। ये आप देख रहे हो, ये पूरा अमेरिका। और अमेरिका में जैसे अफ्रीका में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए अब समझिए कुछ चीज़ें, उसके बाद शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, मैपिंग से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। देखिए है क्या कि ये आपका दक्षिणी हिस्सा है, तो इसको बोल देंगे दक्षिण अमेरिका। क्या बोल देंगे? दक्षिण अमेरिका। गोंडवाना लैंड का भाग है ये। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और इसके जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका, क्योंकि बीच में है इस वजह से बोलते हैं मध्य अमेरिका। हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो मध्य अमेरिका, हो सकता है कई लोगों ने सुना भी हो। अब यहां से प्रश्न कैसे आएंगे डायरेक्टली अगर पूछ ले तो सिंपल सा प्रश्न आएगा, ये बताइए मध्य अमेरिका में कितने देश आते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिका का नहीं है। इस प्रकार से डायरेक्टली आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज दक्षिण अमेरिका को अच्छे से समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझना है। हमने लिखा अमेरिका, अमेरिका, हम क्योंकि अमेरिका समाप्त करने वाले हैं आज बहुत अच्छे से। और अमेरिका को बांट दिया हम लोगों ने कितने भागों में? 3 भागों में। कौन से भाग हैं? एक तो हम लोगों ने देख लिया उत्तरी अमेरिका, हम लोग देख लेंगे क्या? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, और सबसे लास्ट में देख लेंगे हम लोग क्या? दक्षिण अमेरिका। अब समझना बहुत अच्छे से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। सबसे पहले पूछेगा ये बताओ उत्तरी अमेरिका में कौन कौन आते हैं, तो याद रखना उत्तरी अमेरिका में एक आपका आता है कनाडा। क्या? कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है। उसके बाद आता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद तीसरा आता है मैक्सिको। क्या? मैक्सिको। ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है? उत्तरी अमेरिका बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा मध्य अमेरिका में कितने आते हैं, तो मध्य अमेरिका में ध्यान रखना है 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7 देश। सिंपल सा प्रश्न आता है कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका का देश नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित है। बस इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो देख लेते हैं। पहले है ग्वाटेमाला। अभी मैपिंग में देखेंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ग्वाटेमाला के बाद एक है ब्लीज। ठीक है, उसके बाद है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ये तो सुना होगा, अल सल्वाडोर। ठीक है, उसके बाद है होंडुरास,
होंडुरास, उसके बाद एक है निकारागुआ, निकारागुआ, उसके बाद है कोस्टारिका, कोस्टारिका, और सबसे लास्ट में है पनामा। कौन सा है? पनामा। कोस्टारिका के बाद पनामा। ठीक है, तो ये आपको मध्य अमेरिका के 7 देश अच्छे से याद करना है। दक्षिण अमेरिका में कितने हैं? दक्षिण अमेरिका में 13 देश है। कितने देश है? 13 देश है। अब 13 देशों को हम लोग देखेंगे अभी। जो 11 देश है, समझना है यहाँ बहुत अच्छे से। एक मिनट। कितने देश है? 13 देश है। जो 13 देश है उनमें से याद रखना है कि जो 11 देश है, इन 13 में से जो 11 है वो क्या है? तटीय है। क्या है? तटीय, मतलब उनकी जो सीमा रेखा है वो समुद्र से लग रही है। और बचे कितने? बचे कितने? 2 देश बचे। 2 देश बचे। ये कैसे हैं? ये लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब है कि इन 2 देशों की सीमाएं किसी भी समुद्र से नहीं लगती हैं। ठीक है, भूमि से ही लगती हैं केवल। अब तो ये 2 देश हैं कौन से? याद रखना है, हम लोग अभी देखेंगे मैप पे, तो फिर भी लिख देता हूं। एक है बोलीविया, एक है बोलीविया, और एक है पराग्वे। क्या है? बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनना शुरुआत हो गई यहाँ से। ठीक है, और आपने अगर पिछले 2 या 3 सालों के पेपर देखे हों तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक, ये बताओ दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक देश कौन से हैं? लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो बोलीविया और पराग्वे। मध्य अमेरिका में कौन नहीं आता है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए, अब ये हो गया आपका मध्य अमेरिका के देश, आपको पता चल गए। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या पढ़ना है ये पता चल गया। अब हम लोग आज दक्षिण अमेरिका को निपटाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को निपटाते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका का मैप आपको दिखा दें अलग से। ये है दक्षिण अमेरिका का मैप। क्या है? दक्षिण अमेरिका, जिसमें से कुल 13 देश है। कितने देश हैं? 13 देश है। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से कवर करते हैं ब्लैंक मैप में। तो सिंपल सा है, ये आपका मैप है, और आपको भी जब घर में पढ़ना है तो मैप बना लेना है। अब ये मैप बहुत ही आसान है बनाना, है ना? सिंपल सा एक ऐसे डंडी बनानी है, बन जाएगा मैप, और मैपिंग में ही कवर करना पूरी चीजें। ठीक है, समझिए। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल खाली मैप, और इसी पे हम लोग सबसे पहले 13 देश देखेंगे। क्यों 13 देश क्यों देखेंगे? देश पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। देशों से कैसे प्रश्न आएंगे वो भी अभी देखेंगे। ठीक है ना? तो प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए कुल मिला के ये। तो सबसे पहले हम लोग देखें ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये कौन सा देश है? ये पोर्शन देख रहे हो, ये कौन सा देश है? तो मैं यहां लिख देता हूं, ये है भाई साहब कोलंबिया। कोलंबिया। ठीक, उसके बाद ये आप देख रहे हो छोटा सा इधर, ये वाला, उसी के नीचे ग्रीन हिस्सा मैंने बना दिया है। ये क्या है? ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर। उसके बाद ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप ऊपर, ये ऊपर आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ठीक है ना, ब्लू कलर का। ये कौन सा है? ये हिस्सा कौन सा है? तो भाई साहब ये है आपका वेनेजुएला। मैं यहां लिख देता हूं, क्या है? वेनेजुएला। ठीक, उसके बाद आप 3 छोटे छोटे देश देख रहे हो, ये वाले। एक ये है, ये है एक, उसके बाद एक उसके बगल में है, ये वाला है, बहुत छोटा छोटा है ना, ये है, और उसके बाद लास्ट में एक ये है। तो ये तीनों कौन कौन से हैं ध्यान देना है। तो जो ये वाला देश है इसका नाम है आपका फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। ठीक है, उसके बाद जो बगल वाला है ये, इसको बोलते हैं सूरीनाम। क्या बोलते हैं? सूरीनाम। और एक जो लास्ट वाला है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? मैं इधर लिख देता हूं, इधर नहीं लिखेंगे। ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुयाना। यहीं पर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, गुयाना। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, क्योंकि एक एक लोकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो गुयाना, सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना, क्रम से लगे हुए हैं। पहले गुयाना है, फिर सूरीनाम है, फिर फ्रेंच गुयाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर?
ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद चले आगे, तो आपको ये दिख रहा है, ये रेड हिस्सा मैंने बनाया है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये है भाई साहब पेरू। क्या है, पेरू। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई साहब 2 लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब है जिसकी सीमा समुद्र से ना लगे। तो एक भाई साहब ये है, ये आप बीच में देख रहे हो, ये एक लैंडलॉक है लैंडलॉक, बहुत बढ़िया। और उसके बाजू में बगल में आप ये देख रहे हो, ये एक लैंडलॉक है ना, ये आपने देखा। अब कौन क्या है, तो भाई साहब ये वाला जो है, इसको बोलते हैं पराग्वे, ये ब्लू वाला क्या बोलते हैं, पराग्वे। क्लियर। और ये जो ब्लैक वाला है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बताया था, बोलीविया, बोलीविया। ठीक। उसके बाद आप ये पतली सी रेखा देख रहे हो, ये देख रहे हो ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर की शायद मिर्ची भी होती है, और मिर्ची भी शायद ऐसी होती है, पतली पतली, है ना। और मिर्ची को क्या बोलते हैं, चिली। तो बस ये क्या है, चिली है। क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे हो, ये डार्क में रेड देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा है, ये है भाई साहब अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना, समझना है अच्छे से भी। उसके बाद आप ये छोटा सा देख रहे हो, ये वाला देश, पूरा डार्क ही कर देते हैं, ये वाला, है ना। ये कौन सा है, ये है उरुग्वे। अब देखो यहां पराग्वे, उरुग्वे, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद भाई साहब ये जो पूरा का हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला आप देख रहे हो पूरा हिस्सा, ये बड़ा वाला पूरा हिस्सा देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्राजील। क्या बोलते हैं, ब्राजील। मैं यहां लिख देता हूं नीचे, ठीक है, नीचे लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ब्राजील। और आप साफ साफ देख रहे हो कि ब्राजील बहुत ही बड़ा है। ब्राजील क्या है, ये देख रहे हो, मतलब पूरा ज्यादातर हिस्सा ही क्या है, पूरा ये ब्राजील ही तो है। तो बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील का है। इस वजह से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या, ये बताओ दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो याद रखना है ब्राजील। ठीक है, ये देश आपको अच्छे से लोकेशन वाइज पता होने चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, कुछ चीजें लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग। कुछ चीजें अगर लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं कि ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है। समझिएगा, ब्राजील एकमात्र देश, कहां, दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिससे क्या, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, भाई बीच में क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती है। इसके अलावा कोई दूसरा देश नहीं है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब ब्राजील अब इतना बड़ा है तो एक चीज याद रख लेना है कि इक्वाडोर और चिली, ये जो मैंने बताया आपको, देखिए ये है इक्वाडोर, ये ग्रीन कलर में, और ये है चिली। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ ब्राजील की सीमा साझा होती है। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट बन जाएगा कि दक्षिण अमेरिका के, ऐसे लिखो, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर और चिली को छोड़ ब्राजील सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। अब और आगे चलें, अब देखा जाए कुछ चीजें और अच्छे से। तो ये आप मैप देख रहे हो, अब मैप देख रहे हो तो जाहिर सी बात है मैप में आपको कुछ चीजें पता है, क्या, भूमध्य रेखा और मकर रेखा अभी हमने चर्चा की। तो भूमध्य रेखा मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ध्यान देना, भूमध्य रेखा ये गुजर रही है आप, ये डायरेक्टली मैं मैप एग्जैक्टली बना देता हूँ थोड़ा सा ऊपर।
ये आप देख रहे हो, ये लाइनिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है भूमध्य रेखा, कौन कौन से देश हैं, तो याद रखना है, एक तो ये वाला देश है, इसको क्या बोलेंगे, इक्वाडोर बोलेंगे, इक्वाडोर, ठीक है। और एक तो भाई साहब ये वाला देश है, इसको क्या बोल देंगे, कोलंबिया बोल देंगे, कोलंबिया। और ब्राजील तो है ही है पूरा, ब्राजील तो फिक्स है, ठीक। उसके बाद और नीचे आए, उसके बाद और नीचे आए तो क्या मिलेगा, मिलेगा ये इधर साइड, ये आप देख रहे हो, ये कौन सी रेखा, ये भाई साहब मकर रेखा। तो मकर रेखा कहां कहां से गुजरती है, ध्यान देना है। तो मकर रेखा में एक तो सबसे पहले चिली, और उसके बाद ये अर्जेंटीना, और उसके बाद ये ब्राजील। तो ब्राजील को मैं ऐसे ही मिला देता हूं, तो ब्राजील भैया भूमध्य रेखा के साथ भी है और मकर रेखा के साथ भी है, ठीक है। तो तीन तीन देश हैं जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। और आगे चले अगर हम लोग, फिर से आप मैप में देखिए बहुत अच्छे से, आप नीचे देख रहे हो लास्ट में ये कुछ सींग जैसा बना हुआ है इस प्रकार का, क्या आप देख रहे हो, ये कुछ सींग जैसा बना हुआ है, और इस सींग के बीच में क्या है, जगह है, ये इस प्रकार की क्या है, जगह है। तो बस, और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। इधर साइड क्या है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। और यहाँ बीच में क्या है, एक जल संधि है, क्या है भाई साहब, जल संधि है। यहाँ पे कौन सी जल संधि है, याद रखना है, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। अच्छा, तो जल संधि का मतलब जल को जोड़ेगा और भूमि को अलग करेगा। तो भाई साहब मैगलन जल संधि करती क्या है, तो मैगलन जल संधि याद रखना है बहुत अच्छे से कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है, पहली चीज, क्योंकि यहां पे देखो प्रशांत है और यहां पे अटलांटिक है, क्लियर। उसके बाद चलो ठीक है, जोड़ दिया। अब अलग किसको कर रही है, तो ये जो छोटा सा द्वीप है ना नीचे, ये छोटा सा एरिया है, ये एक द्वीप है, इसको बोलते हैं डियरा डेल फ्यूगो द्वीप, डियरा डेल फ्यूगो, डियरा डेल फ्यूगो। तो ये जल संधि, मैगलन जल संधि करती क्या है कि डियरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि से अलग करती है। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, अलग कर रही है तो माइनस बना दें, माइनस दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, और डियरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग कर रही है, और प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, कौन, मैगलन जल संधि। तो एक ही जल संधि यहां पर प्रमुख है जो आपको याद रखनी है, क्लियर है। आप थोड़ी सी डिटेलिंग चलते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलें अगर, तो आप यहां पर देख रहे हो इस प्रकार से, ये ब्लैक पॉइंट बहुत अच्छे से आप देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, तो ये भाई साहब दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण अमेरिका ही नहीं, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो नाम याद रखना है एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। ये लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है, और इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे रॉकीज है, उसके बारे में हम लोग उत्तरी अमेरिका में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हिमालय है, एशिया में बात करेंगे। और चौथे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, क्लियर। अब यहीं पर ध्यान देना है कि यहां मैंने एक देश बताया था आपको, कौन सा, इक्वाडोर, ये वाला, ये बताया था इक्वाडोर, इक्वाडोर मैं यहां लिख देता हूं, इक्वाडोर। इक्वाडोर में क्या है कि दो प्रमुख ज्वालामुखी,
जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। कौन सा है? तो भाई साहब एक ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है। और एक यहीं पर ज्वालामुखी कहां पर, इक्वाडोर में ही है, माउंट चिम्बराजो, चिम्बराजो। ये दोनों कहां पे हैं? इक्वाडोर में, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो समझ गए। क्या पूछेगा इनमें? इनमें पूछेगा ये बताओ विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो आप क्या बताओगे? माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी। उसके बाद माउंट चिम्बराजो क्या है? तो सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी माउंट चिम्बराजो, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। या तो ऐसे पूछ लेगा तो सीधे मिलान करने को आ जाएगा कि माउंट कोटोपैक्सी कहां पे है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलें। अगर आगे चलें तो आप देख रहे हो ये चिली है और अर्जेंटीना है, ये बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। ये क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात तो ये चिली प्लस अर्जेंटीना में है, और याद रखना दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ में यही पूछा जाता है विस्तार कहाँ पे है, तो चिली और अर्जेंटीना में है ये, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। और एक यहीं पर आप लिख लेना, क्या लिखोगे? ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। यह है कहाँ पर? ये भाई साहब केवल अर्जेंटीना में है। और यह है क्या? एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। और यहीं पर ज्वालामुखी की बात हो गई। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, ये तो ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, तो मोना लोआ है, प्रशांत महासागर में है, और हवाई द्वीप में बोला जाए तो। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायू है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज्वालामुखी वाले में सारी चीजें एक बार देख लेंगे अच्छे से। और आगे चलते हैं इसी में, और आगे चलें अगर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 देश मैंने बताए थे यहाँ पे, है ना, ऊपर। इन तीनों देशों को मिला दें पहले तो। क्यों मिला रहे हो? तो भैया इन तीनों देशों को मिलाकर एक पठार बनता है। कौन सा पठार? याद रखना है यहाँ पे कौन सा पठार है? गिनी का पठार, गिनी का पठार। अब आपको ध्यान देना है कि एक मैंने बताया था गिनी की खाड़ी, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में थी, नाइजर वाले क्षेत्र में, और यह है गिनी का पठार जो कि दक्षिण अमेरिका में है। क्या पूछेगा? पूछेगा ये बताओ गिनी का पठार का विस्तार किस देश में नहीं है? तो भाई साहब 3 देश में है गिनी के पठार का विस्तार। कौन कौन? तो 3 ही देश बताया था यहाँ पे। कौन बताया था? एक फ्रेंच गुयाना, एक है सूरीनाम, और एक केवल गुयाना। तो भाई साहब फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, तो 3 देश है। इन्हीं पर क्या विस्तार है? गिनी का पठार का विस्तार है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्या है? तो गिनी के पठार से ही एक नदी निकल रही है, एक ऐसे नदी निकल रही है, ठीक है। नदियों के बारे में विस्तार थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से। एक नदी निकल रही है, ऊपर चली जाती है। इस नदी का नाम है ओरेनिको नदी, ओरेनिको नदी, ठीक है। और एक नदी ब्राजील के पठार से क्षेत्र से या ब्राजील क्षेत्र से आती है और इसी में मिल जाती है आगे जाके। इस नदी का नाम क्या है? कोरोना नदी, कोरोना नदी। एक नदी यहां पे बहती है कोलंबिया वाले क्षेत्र में। मैं इधर बना देता हूं, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? मैगडलेना नदी, मैगडेलिना नदी। मैगडलेना नदी के बारे में खासकर पूछा गया है, तो याद रखना है ये कोलंबिया की प्रमुख नदी है, कोलंबिया की प्रमुख नदी, ठीक है। समझ गए? पहली बात तो मैंने कोरोना नदी एक बताया, एक गिनी के पठार से निकलती है ओरेनिको नदी, और एक है मैगडलेना नदी जो कि कोलंबिया की है।
क्लियर, आप समझिए। कोरोना नदी पर ही क्या, कोरोना नदी पर क्या है, एक है एंजल, एंजल जलप्रपात। क्या इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पे है, एंजल जलप्रपात है, कहां पे है, दक्षिण अमेरिका में है, किस नदी पर है, कोरोना नदी पर है। ठीक है, और आगे चलें, अगर थोड़ा सा नदियों को और देख लें अगर बहुत ही अच्छे से, तो थोड़ी चीजें बस देखना है और आपका ये वाला पोर्शन समाप्त। आप ये देख रहे हो ब्राजील है, तो भाई साहब यहां पे एक क्षेत्र पड़ता है, इसी को बोलते हैं ब्राजील का पठार। गिनी का पठार देखा, ये है ब्राजील का पठार। ठीक, इस ब्राजील के पठार से एक नदी निकलती है, समझिएगा, इस ब्राजील के पठार से एक नदी निकलती है और ऐसे बह जाती है। इस नदी का नाम क्या है, पराना नदी, पराना नदी। ठीक, बहुत अच्छे। उसके बाद ये पराग्वे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, तो पराग्वे से एक नदी निकलती है जो कि पराना नदी पर मिल जाती है, तो इस नदी का नाम है पराग्वे नदी। भाई पराग्वे से निकल रही है तो पराग्वे नदी, सिंपल, कोई अलग सा नाम नहीं है। उसके बाद एक और नदी है यहाँ पे और यहीं पे बह जाती है, इस नदी का नाम क्या है, उरुग्वे नदी। भाई उरुग्वे देश से निकल रही है तो उरुग्वे नदी, कोई अलग सा नाम नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये तीनों नदियां एक साथ मिल गई, ठीक है, और उरुग्वे नदी, पराना नदी और पराग्वे नदी, और हुआ क्या है कि यहाँ पे एक मैदान बन गया है जिसको बोलते हैं ला प्लाट का मैदान। जहाँ पे क्या है, एक त्रियाप क्षेत्र, त्रियाप क्षेत्र, त्रियाप मतलब दो आप क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वैसे त्रियाप तीन नदियों के बीच का क्षेत्र, त्रियाप क्षेत्र है। त्रियाप क्षेत्र से बना मैदान, इस मैदान का नाम क्या है, इस मैदान का नाम क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ला प्लाट का मैदान, ला प्लाट का मैदान। ठीक है, दिख रहा है बहुत अच्छे से, बिल्कुल। अब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में एक बताया था क्या, रिवेलिना का मैदान, जो कि मर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच का क्षेत्र था। वैसे ही पराग्वे, पराना, उरुग्वे नदियों से, तीनों नदियों के त्रियाप क्षेत्र से क्या बनता है, मैदान बनता है जिसको बोलते हैं लाप्लाट का मैदान। सिंपल सा पूछा गया है अभी तक कि लाप्लाट का मैदान कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर है, बहुत अच्छे। पराना नदी पर एक बांध है, इताइपू बांध, चलो हालांकि उसको बाद में देखेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और आगे चलिए, अगर कुछ चीजें और देख लें तो देखिए यहाँ पे क्या था, वेनेजुएला, और वेनेजुएला में ही एक झील है जिसको बोलते हैं मराकाइबा झील, मराकाइबा झील। कहाँ पे है मराकाइबा झील, वेनेजुएला। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो पेट्रोलियम भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडारण के लिए, पेट्रोलियम भंडारण। कच्चा तेल काफी ज्यादा है यहाँ पे। भाई साहब कच्चा तेल ज़्यादा है तो कभी सुना क्यों नहीं है, क्योंकि मराकाइबा झील में या वेनेजुएला में पेट्रोलियम तो है, लेकिन यहाँ जो पेट्रोलियम है वो काफ़ी अशुद्ध है, और उसको शुद्ध करने के लिए जितना पैसा खर्च होता है उससे कम पैसों में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ का क्या है, तेल काफ़ी नुकसानदायक है। हालांकि खनिज संसाधन जब विश्व के पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, पेरू और बोलीविया, यहाँ पे क्या है, एक है झील जिसको बोलते हैं टिटिकाका झील। क्या बोलते हैं, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूं जो कि याद रखना है आपको। ठीक है, क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, या ऐसे लिख दें कि विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। कैसी है, नौकागम्य झील। ठीक है, ये एक क्रेटर झील भी है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील नहीं है या क्रेटर झील है, तो भाई साहब ये क्रेटर झील है। ठीक है कहां पर, पेरू प्लस बोलीविया दोनों के बॉर्डर में है, पेरू प्लस बोलीविया दोनों के बॉर्डर में है, और इसी को हनीमून झील भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना कर लिख दे रहा हूँ कि इसी को क्या कहते हैं,
इसी को हनीमून झील भी कहा जाता है। हनीमून झील को उसको कहते हैं, टिटिकाका झील को हनीमून झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। और यहीं पर अगर मैं बोल दूं अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्या बताया, ब्राज़ील का पठार। और यहाँ मैंने आपको बताया, क्या बताया, गिनी का पठार, गिनी का पठार। ठीक है, और एक पॉइंट ये लिख लेना है आपको, बोलीविया का पठार, बोलीविया पठार। क्या इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बोलीविया का पठार। ठीक है, और एक यहीं पर अर्जेंटीना में क्या है, पेंटागोनिया पठार, पेंटागोनिया पठार है कहां पर, अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये कुछ पठारों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। और आगे चले अगर कुछ चीज़ें और, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा घास के मैदानों को देख लेते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ये है वेनेजुएला आपका। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, लानोस। क्या पाए जाते हैं, लानोस। सिंपल पाएगा कि बताओ लानोस घास के मैदान कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में है। एक मिनट, लानोस कहाँ पे है, वेनेजुएला। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद थोड़ा और नीचे चले तो ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है। तो ब्राज़ील में घास के मैदान कौन से हैं, ब्राज़ील में घास के मैदान कौन से हैं, पता होगा आपको, कंपास। कंपास घास के मैदान कहाँ पे हैं, ब्राज़ील में। ठीक है, उसके बाद और नीचे चले तो यहाँ बीच में क्या है, अमेजन वर्षा वन है। क्या है यहाँ पे, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन। और अमेजन वर्षा वनों को बोला क्या जाता है, सिल्वास। क्या बोलते हैं, सिल्वास। ठीक है, और अमेजन नदी पे बहती है, तो उसके बारे में मैंने बताया नहीं है, वो बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, तो आपको लिख लेना है कहीं पर कि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की नदी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र मतलब चौड़ाई की दृष्टि से, लंबाई तो नील नदी है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन नदी सबसे बड़ी है। वहीं पर अमेजन वर्षा वन है, जिनको सिल्वास कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है कि बोलीविया और पराग्वे, यहाँ पे बोलीविया और पराग्वे वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको बोला जाता है ग्रेन चाकू। सिंपल सा आएगा कि बताइए ग्रेन चाकू कहाँ पे स्थित है, ग्रेन चाकू तो दक्षिण अमेरिका में है, और है कहाँ पर ओरिजिनली, तो बोलीविया प्लस पराग्वे, बोलीविया प्लस पराग्वे। क्लियर हो गया इतनी चीजें। उसके बाद और अगर नीचे चल लें अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, ये यहां भी कुछ है, क्या है, पंपास। पंपास कहां पर, अर्जेंटीना में। तो कंपास और पंपास, तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, कंपास पंपास अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, तो उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे क्या है भाई साहब, कॉफी के विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र, कॉफी के बागान। क्या है, कॉफी के बागान। और इन कॉफी के बागानों को क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से याद रखना है, कई बार आ चुका है कि कॉफी के बागानों को क्या बोलते हैं, फजेंडा। कहाँ पे है, ब्राजील में, दिख ही रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि, चलो अच्छा उसके पहले यहाँ पे एक देख लेते हैं, यहीं पर एक क्या है, बंदरगाह, जिसको बोलते हैं सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है, इस बंदरगाह को विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह। आपसे पूछेगा ये बताओ विश्व का कॉफी बंदरगाह किसको कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं। कहाँ है, ब्राजील में है। ठीक है, अच्छा अगर पूछ ले भारत का बंदरगाह, भारत का कॉफी बंदरगाह किसको कहते हैं,
तो भारत का कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलौर बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखवाया इसको इंडियन जियोग्राफी में, भारत का कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलौर बंदरगाह को कहा जाता है। और विश्व का कॉफी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह को, कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं, जो कि ब्राजील में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रमुख क्या देखे, घास मैदान, ठीक है, घास मैदानों को यहाँ पर देखा। और आगे चले तो मैं एक चीज बता रहा था कि अगर आपसे पूछ ले, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि ब्राजील में कॉफी कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, याद रखना है 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नेस्ले, नेस्ले नहीं भाई साहब, अरेबिका, रोबस्टा, और एक है लाइबेरिया, लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिया। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो भारत में केवल 2 प्रजातियां, भारत में कौन सी? अरेबिका, रोबस्टा, ठीक है ना। तो लाइबेरिया ही एक ऐसी है जो कि ब्राजील में भी पाई जाती है, क्लियर है। तो इसको भी एक बार नोट कर लेना है। उसके बाद एक लास्ट मैप हम लोग लेते हैं और इस पर कुछ खनिजों के बारे में देख लेंगे, मिनरल्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो भी। तो भाई साहब सबसे पहले ये है क्या, गिनी पठार, गिनी पठार है। और गिनी पठार में क्या इंपॉर्टेंट है? बॉक्साइट। तो सिंपल सा आएगा कि ये बताइए गिनी का पठार किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए, सिंपल। उसके बाद 2 क्षेत्र हैं यहां पर ब्राजील में, एक है अमापा, अमापा क्षेत्र, और एक है इटावरी, इटावरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? एक है अमापा, मैं फिर से लिख देता हूं, अमापा, अमापा क्षेत्र, इटावरी क्षेत्र। कहां पे है दोनों? दोनों ब्राजील में है। इसलिए प्रसिद्ध है। तो भाई साहब जो अमापा क्षेत्र है ये मैगजीन बोला हूं, मैग्नीज के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। और जो इटावरी है ये लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में एक पढ़ा था पिलबरा, है ना, पिलबरा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए था, और यहाँ पे इटावरी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए है, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद ये आपका बोलीविया वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है? बोलीविया का पठार है, बोलीविया पठार है। बोलीविया पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना है टिन के भंडार के लिए, टिन, टिन के भंडार, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, टिन के भंडार, क्लियर है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका चिली, और चिली में ही क्या है? चुक्की माता, चुक्की का माता, इसी नाम है, चुक्की माता लिख लो, चुक्की माता। कहां पर? चिली में। क्या से चुक्की, चा से चिली। तांबा राजधानी बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं? तांबा राजधानी, तांबा राजधानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तांबा का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है चुक्की माता, तांबा राजधानी। उसके बाद एक क्षेत्र है, लिखना हो इसको लिख सकते हो, गुआनो एक क्षेत्र है इधर ही साइड। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत अधिक चिड़िया है। क्या है? चिड़िया, बर्ड। और चिड़ियों बहुत अधिक है तो इनका मलमूत्र इकट्ठा होता रहता है, इसी से क्या बनता है? नाइट्रेट। क्या बनता है? नाइट्रेट। और इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप को चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका को ही चिड़ियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अगले पॉइंट पे लिख देता हूं। क्या लिख देंगे? कि दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को चिड़ियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, चिड़ियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? बस 2 चीजें और लिख लो, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। कि चिली, चिली है यहाँ पे, चिली में क्या है? आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल। कहाँ पर? चिली में। और आटाकामा मरुस्थल कैसा है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का शुष्कतम। शुष्कतम का मतलब क्या होता है? शुष्कतम का मतलब है सूखा, यहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं है, क्लियर है। तो याद रखना है। उसके बाद ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है,
अर्जेंटीना में कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया का मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल, ठीक है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है और अटाकामा मरुस्थल चिली में है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और सबसे गर्म मरुस्थल विश्व का सहारा है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का एक कैलिफोर्निया वाला मरुस्थल है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। तो ये 2 मरुस्थल मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट। अब आपसे अगर पूछ ले कि ये बताओ दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी, दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी हैं इनको क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। रेड इंडियन। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल बोलते हैं, एबोरिजिनल। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्लियर है? अब प्रमुख जनजातियां अगर देखनी हो, लिखनी हो तो लिख लो। हालांकि जनजातियों से यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं। जनजातियां, ठीक है। तो एक जनजाति आपकी आ जाती है मुस्टिजो, मुस्टिजो, मुलैटो, ठीक है, मुलैटो, ठीक है, जैम्बो, जैम्बो, मुस्टिजो, मुलैटो, जैम्बो, है ना। तो ये कुछ प्रकार जनजातियों के हैं जो आपसे मुश्किल ही जो पूछे। और कहाँ पाई जाती हैं जनजातियां? तो अमेजन वर्षा वन में, अमेजन वर्षा वन। क्लियर हो गई चीजें इतनी? बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा पोर्शन लगभग समाप्त किया है। कुछ चीजें अगर छूटी भी होंगी तो उसको हम लोग जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो उसे बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो है सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इस वीडियो का करते हैं हम लोग एंड। आज हम लोगों ने देखा वर्ल्ड जियोग्राफी, और वर्ल्ड जियोग्राफी में भी हम लोगों ने क्या देखा? पूरे मैपिंग में साउथ अमेरिका देख लिया, ठीक है, समाप्त हो गया। उसके बाद 4 वीडियो समाप्त हो गए हैं, 3 और बचे हुए हैं, उसको भी बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। और फिर उसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला में आ जाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में। अब पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी भी समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो भैया चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है, पसंद आया कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।